घर और किचन के काम चाहे छोटे हों चाहे बड़े, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़े से टिप्स लगाकर इन कामों को किया जाए तो काम करना काफी आसान हो जाता है। काम करने में मन भी लगता है और हमारा समय पैसा दोनों बचता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताइएगा कि आप इस चैनल का वीडियो किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। व्हाइट शर्ट हमारे घरों में बच्चे बड़े सभी लोग पहनते हैं और ये काफी अच्छा भी लगता है, लेकिन ये पहनने में जितना अच्छा लगता है इसका ध्यान उतना ही ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान ना दीजिए तो इसमें पीलापन आ जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब लगने लगता है। और खासकर कॉलर हो गया, कॉलर तो बहुत जल्दी से मतलब पर डे आप इसको साफ कीजिए, पर डे बच्चे या बड़े पहने, पर डे ये कॉलर इसी तरह से गंदा हो जाता है। तो इसको साफ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा रगड़ने की वजह से कॉलर भी बहुत जल्दी से घिस जाता है, फटने लगता है। तो आज मैं बहुत आसान टिप लाई हूँ जिससे आपका चाहे व्हाइट शर्ट हो या फिर किसी भी कलर का हो, अगर उसका कॉलर बहुत ज़्यादा गंदा है तब आप इस टिप को अपना सकती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कोई भी टूथपेस्ट, और यहाँ पर हमें व्हाइट कलर का ही टूथपेस्ट चाहिए। थोड़ा सा टूथपेस्ट लेंगे। अब चाहिए कोई पुराना ब्रश, और पुराने ब्रश में इस तरह से हम टूथपेस्ट लगा लेंगे। और अब इसके कॉलर के ऊपर जहाँ पर आपको गंदगी ज़्यादा दिख रही है वहाँ पर इसको रब करेंगे। और ध्यान रखिए कि पहले कॉलर को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, उसके बाद टूथपेस्ट लगाइए। सूखे में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट लगेगा और बहुत अच्छे से साफ भी नहीं होगा। इस तरह से देखिए, मैं हल्के हाथ से ही इसको रब कर रही हूँ और देखिए सारी गंदगी बहुत आसानी से निकल रही है। कपड़े वाले ब्रश से जब हम इसको रगड़ कर साफ करते हैं तो यहाँ कॉलर का कपड़ा कमजोर हो जाता है जिसकी वजह से ये जल्दी फटने लगता है। और इस तरह टूथपेस्ट लगाकर टूथब्रश से जब हम इसको रब करेंगे तो ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो पहले ये कॉलर देखिए कितना गंदा लग रहा था, अभी देखिए एकदम साफ लग रहा है, जबकि अभी तक हम इसमें साबुन सर्फ कुछ भी नहीं लगाए हैं। इसमें टूथपेस्ट अभी हल्का फुल्का लगा है, इसको धुलने की भी जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही मैं इसको मशीन में डाल दूंगी, सारे कपड़े के साथ ये भी बढ़िया से साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने घर के बच्चों के या बड़ों के शर्ट के कॉलर को बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी। कोई भी कटोरी आप ले लीजिए, स्टील की, प्लास्टिक की, कांच की, कोई भी ले लीजिए। अब इसमें लेना है 2 टेबल स्पून कच्चा दूध। कोशिश कीजिए कि कच्चा दूध ही लीजिए, नहीं है तो उबला हुआ और ठंडा किया हुआ दूध भी ले सकती हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा घर में कैसे तैयार किया जाता है ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मार्केट वाला चावल का आटा भी ले सकती हैं। अब इसमें करीब 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये पेस्ट थोड़ा पतला लग रहा है, आप चाहे तो 1.5 छोटा चम्मच चावल का आटा ले लीजिए तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में हमारी स्किन काफ़ी रफ हो जाती है, काफ़ी रूखी हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए कितना भी क्रीम लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर से वैसे ही हो जाती है। तो इसी के लिए हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। और इसको आप चाहे तो अपने हाथ पैरों में लगाएं, चाहे तो चेहरे पर लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा लेंगे और अपने हाथों पर इस तरह से करके लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम चावल का आटा ही लेंगे क्योंकि चावल का आटा रफ होता है। और इस तरह से अगर आप अल्टरनेट डेज यूज करेंगे तो आपकी स्किन एकदम साफ सुथरा चमकदार रहेगी और डेड स्किन भी नहीं होने पाएगी। आप इसको हाथ पैरों के साथ साथ चेहरे पर भी लगा सकती हैं, क्योंकि चावल का आटा थोड़ा खुरदुरा होता है जिसकी वजह से इस पर जितनी भी डेड स्किन है सब निकल जाएगी। 1.5 से 2 मिनट तक हम इस तरह से रब करेंगे। आप चेहरे पर लगा रही हैं तो चेहरे को और हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करके रब कीजिएगा और 1.5 से 2 मिनट के लिए चेहरे को भी रब करना है। तो इस तरह से रब करने के बाद अब इसको हल्के गुनगुने पानी से धुलना है, क्योंकि इसमें हम कच्चा दूध लिए हैं तो कच्चा दूध थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है और अभी सर्दियों का भी मौसम चल रहा है तो इसलिए इसको हम हल्के गर्म पानी से धुलेंगे।
तो इस तरह हम देखेंगे हमारी स्किन एकदम साफ सुथरी चमकदार हो जाएगी। और जो इस पे गंदगी की परत जम जाती है या स्किन जो फटी फटी सर्दियों में लगती है, अगर आप इसको लगाती रहेंगी तो फिर ये प्रॉब्लम भी नहीं होने पाएगी। तो इस टिप को इन सर्दियों में आप भी जरूर अपनाएं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के ग्लव्स को लेकर, यानी कि दस्ताने को लेकर। बच्चे बड़े किसी का भी अगर पुराना ग्लव्स पड़ा है तो आप उसका यूज कर सकती हैं, चाहे तो एक हाथ का हो या फिर दोनों हाथ का। तो जैसे मैं इसको अपने हाथ में पहन ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह से मैं इसको पहन ले रही हूँ। अब चाहिए पॉलीथीन, कोई ऐसे थोड़ा सा मोटा वाला पॉलीथीन लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला जो एकदम इस तरह से हल्का वाला पॉलीथीन होता है, कोशिश कीजिए कि वो ना लीजिए। इस तरह से थोड़ा सा मोटा वाला पॉलीथीन लीजिए। अब इसको हाथ में हम ऐसे लगा लेंगे और पॉलीथीन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम इसको करें तो बहुत आसानी से ये मुट्ठी बन जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा छोटा पॉलीथीन नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक ही हाथ में ग्लव्स पहन रही हूँ और पॉलीथीन लगा रही हूँ, क्योंकि बार बार कैमरा ऑन ऑफ करने में दिक्कत होगी। जब ग्लव्स पहन लेते हैं या हाथ में पॉलीथीन लगा लेते हैं तो कैमरे पे उंगलियां काम नहीं करती हैं, इसलिए मैं एक हाथ को ऐसे ही रख रही हूँ। लेकिन आप दोनों हाथ में पहन लीजिएगा। अब इससे हम अपने घर में, किचन में जितने भी बर्तन हैं सबको बहुत आसानी से धुल सकते हैं। स्क्रबर में जिस तरह से आप सोप लगाती हैं या फिर लिक्विड वॉश लगाती हैं, लगाकर और सारे बर्तन को इस तरह से मांज लीजिए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। आप एक बार इस तरह से बर्तन धुलेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना आसान है। ना तो हाथों में ठंडी लगती है और ना ही हाथों में पानी। बहुत ही आसानी से इस तरह से ढेरों बर्तन आप धुलकर रख सकती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलीथीन बहुत ज़्यादा पतला वाला नहीं लेना है, क्योंकि अगर पतला वाला पॉलीथीन लेंगी तो हाथ गीला चाहे ना हो लेकिन ठंडी जरूर लगेगी। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इस तरह से जो मोटा वाला पॉलीथीन होता है वही लेना है। और पॉलीथीन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करके बांधना है, थोड़ा सा ढीला रखना है, जिससे कि बर्तन को पकड़ने में आसानी हो। तो बस इस तरह से जितने भी बर्तन हैं सबको पहले मांज लीजिए और फिर धुल लीजिए। बर्तन धुलने वाला ग्लव्स वैसे तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो इसको हम फ्री में बनाकर तैयार किए हैं। इस तरह से आप भी पुराने ग्लव्स और पॉलीथीन की मदद से ढेरों बर्तन धुल सकती हैं। तो पॉलीथीन मैं हटाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा ग्लव्स एकदम सूखा है, कहीं से एक बूंद भी पानी इसमें नहीं आया है, बिल्कुल सूखा है। इसको मैं निकाल कर रख दूंगी, नेक्स्ट टाइम फिर से इसका यूज करूंगी। और देखिए हमारा हाथ भी बिल्कुल सूखा है, एक बूंद भी कहीं पानी नहीं लगा है। ठंडी के समय अगर आपको भी बर्तन धुलना झंझट लगता है, हाथों में ठंडी लगती है, हाथ गीला हो जाता है, तो आप इस टिप को जरूर अपनाएं। बस एक दस्ताने की मदद से हम पूरे घर के बर्तन को फटाफट साफ कर। हमारी नेक्स्ट टिप है धनिया पत्ती को लेकर। हम में से ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं, फ्रिज से धनिया पत्ती निकालती हैं या फिर मार्केट से लाने के बाद तुरंत इसको धुलती हैं, इसका सारा पानी इस तरह से छिड़क देती हैं और फिर इसको कट करके सब्जी में डाल देती हैं। तो धनिया पत्ती जब गीली होती है तो क्या होता है कि बहुत अच्छे से कट नहीं होती है, बड़ी बड़ी कट हो जाती है। और जब हम इसको सब्जी में डालते हैं तो सारी पत्ती एक में चिपकी रहती है, तो सब्जी में एक ही जगह ये गिर जाती है। क्योंकि गीली होती है, हाथ में भी चिपक जाती है, जिस चाकू से कट करते हैं उसमें भी चिपक जाती है, जिस बर्तन में रखते हैं उसमें भी चिपक जाती है। तो क्या कीजिए, जब भी आप मार्केट से धनिया पत्ती लाइए तो जितनी धनिया पत्ती ला रही हैं सबको एक साथ अच्छी तरह से धुल लीजिए और साफ कर लीजिए। उसके बाद जब उसका सारा पानी सूख जाए फिर आप अच्छे से स्टोर करके रखिए। धनिया पत्ती को स्टोर करने का कई सारा वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको देखकर स्टोर कर सकती हैं। या कोई आपके पास अलग तरीका है तो उस तरह से भी स्टोर कर लीजिए और अपना तरीका मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह से अगर हम पहले से धुली हुई और पानी सूखी हुई धनिया पत्ती को कट करेंगे तो देखिए बहुत आसानी से आप इसको छोटा बड़ा जैसा चाहे कट कर सकती हैं। तो एक एक पत्ती बिल्कुल अलग अलग है और देखिए कितने अच्छे से ये धनिया पत्ती कट गई है। और जब भी किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो इस तरह से एक एक पत्ती पूरी अलग अलग रहेगी, एक में चिपकी नहीं रहेगी। तो इस टिप को आप भी अपने किचन में अपना सकती हैं, आपका ढेर सारा समय बचेगा। तो यहाँ पर हम बथुआ लेंगे, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा ले लीजिए और इसको पहले अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद साफ कर लेंगे। मतलब कि इसकी जो सॉफ्ट पत्तियाँ हैं उसको हम तोड़ लेंगे, इसका जो जड़ वाला भाग है इसको निकाल देंगे। तो बथुए की पत्तियों के साथ साथ इसकी ये डंडी भी लेंगे। अगर ये डंडी सॉफ्ट है तो ले लेंगे और अगर हार्ड है तो हटा देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इस तरह से मैं इसको साफ करके पहले अलग रख ले रही हूँ। तो इस तरह से बथुआ साफ करके
तोड़कर रख ली हूँ। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब गैस पर पैन चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो एक हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। मिर्चे पर जब हल्का सा कलर आ जाए तब इसमें ये बारीक कटा हुआ बथुआ डाल देंगे। साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से चलाने के बाद इसको ढककर बढ़िया से पानी सूखने तक पका लेंगे। इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, जिससे पानी भी सूख जाए और बथुआ भी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है और साग भी अच्छे से गल चुका है। तो अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रख देंगे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए। तो ये बथुआ देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है। यहाँ पर हमें पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दही। दही आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर लीजिए। तो आप चाहे तो थोड़ी पतली दही भी ले सकते हैं। तो ये दही काफ़ी गाढ़ी है, अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। बथुआ को भूनते समय भी इसमें हम सादा नमक डाले हैं, तो आपका जो टेस्ट है उसी के हिसाब से सादा नमक और काला नमक ऐड कर लीजिए। इसी के साथ में डालेंगे 2 छोटा चम्मच बुकनी मसाला। तो इसको साबुत धनिया, साबुत जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च को भूनकर पीसी हूँ। तो इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। इसको भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ऐड कर लीजिए। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तड़के में हरी मिर्च डाली थी तो अभी नहीं डाल रही हूँ। और बुकनी मसाला में भी सूखी हुई लाल मिर्च है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी तीखा हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो दही काफ़ी गाढ़ी थी, इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं बथुए का रायता। अगर आप बथुए का रायता नहीं बनाई हैं या फिर मेरे तरीके से नहीं बनाई हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली में सभी को बहुत पसंद आएगा। बथुआ वैसे हम सभी को खाना चाहिए, क्योंकि बथुआ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। साथ ही साथ बथुआ गर्म होता है, जिसकी वजह से भी सर्दियों में खाना चाहिए। मेरे घर में तो ये रायता सभी को बहुत पसंद है, तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। अब नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी। इसमें डाल देंगे टेल्कम पाउडर। कोई भी टेल्कम पाउडर आप ले लीजिए, जितना बढ़िया खुशबूदार टेल्कम पाउडर लेंगे ये उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा डिटॉल। डिटॉल के बजाय आप चाहे तो सेवलॉन भी ले सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। कुछ लोगों को इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद होती है और कुछ लोगों को कम, तो आप उसी के हिसाब से इसमें डाल लीजिए। अब इसको हम भर लेंगे स्प्रे बॉटल में। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है रूम फ्रेशनर। बहुत कम खर्चे में ये रूम फ्रेशनर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको आप अपने रूम के पर्दों पर स्प्रे कीजिए या रूम में चारों तरफ स्प्रे कीजिए। आपके रूम से टेल्कम पाउडर और डिटॉल की भीनी भीनी खुशबू आएगी, जो बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप स्टोर करके नहीं रखिएगा। जब भी आपको रूम फ्रेशनर की ज़रूरत हो तुरंत आप इसको बनाकर और तुरंत इससे स्प्रे कर लीजिएगा। तो है ना कमाल की टिप। अगर आपके घर में कभी रूम फ्रेशनर खत्म हो जाए तब आप इस टिप को ज़रूर अपनाएं। हम सभी के मिक्सी में देखते हैं कि नीचे साइड में इस तरह से रबर लगा होता है, और जैसे ही ये सरफेस के टच में आता है तुरंत ही अपने अंदर वैक्यूम बना लेता है, जिसकी वजह से मिक्सी वहाँ पर फिक्स हो जाती है और इधर उधर जल्दी खिसकती नहीं है। तो अगर हम मिक्सी में कुछ पीस रहे हैं और वो खिसक नहीं रही है तब तो अच्छी बात है, लेकिन जब हमें सफाई करनी होती है और मिक्सी इसी तरह से चिपक जाती है, खिसकती नहीं है, तो काफ़ी झल्लाहट लगती है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आप मिक्सी का यूज कर लीजिए, मिक्सी को रखना हो, तब आप लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स या फिर पानी के बोतल का ढक्कन, और फिर मिक्सी के नीचे जितने भी रबर हैं इस तरह के जो वैक्यूम बना लेते हैं, उस रबर पर इसको इस तरह से रख दीजिए। अब आप मिक्सी को इधर उधर कहीं भी मूव कर सकती हैं, बहुत आसानी से ये मूव हो जाएगी। और आप सफाई भी अगर करने वाली हैं तो भी बहुत अच्छे से मूव हो जाएगी, आप अच्छे से सफाई कर सकती हैं। और जब भी आपको पीसना हो तो बस इस ढक्कन से हटाकर आप अलग रख दीजिए, तो ये रबर जो है वैक्यूम बना लेगा। तो आप जब भी कोई चीज़ पीसेंगी तो मिक्सी आपकी इधर उधर खिसकेगी नहीं। और काम खत्म होने के बाद फिर से ढक्कन पर इसको इसी तरह से रख दीजिए। इस टिप को आप भी अपने किचन में अपनाकर अपने काम को काफ़ी आसान बना सकती हैं।
सर्दियाँ आते ही अचार बनाना भी शुरू हो जाता है। वैसे तो अचार हर सीजन में बनाते हैं, लेकिन सर्दियाँ आते ही तरह तरह के अचार बनने लगते हैं, जैसे कि मिक्स अचार हो गया, गाजर मूली का हो गया, गोभी का हो गया, आंवले का हो गया, बहुत सारे अचार बनने लगते हैं। तो अचार बनाने से पहले क्या होता है, हमें अचार के जार का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा अचार जिसमें हम रखेंगे, अचार की बरनी यानी कि अचार का जार साफ है कि नहीं है। तो कभी कभी होता है कि हम अचार के जार को अच्छी तरह से धुल लेते हैं और धूप में सुखा लेते हैं। उसके बाद भी देखते हैं कि इसमें से अचार की महक आती है, या फिर अगर उसमें कोई दूसरा सामान रखा है तो उसकी महक आती रहती है। कितने भी अच्छे से धुल लीजिए, वो महक नहीं जाती है। तो हम उसमें अचार रखने से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि अचार के खराब होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लौंग। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 से 6 लौंग ले लेंगे। अब इसको गैस के बर्नर पर इस तरह से रख देंगे। गैस ऑन कर देंगे, हाई पर रखेंगे, जिससे ये लौंग जलने लगे। और जब लौंग अच्छे से जलने लगे तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पर ये जार हम ऐसे रख देंगे। तो ये देखिए, लौंग का जो धुआं है वो जार में भर रहा है। तो इसको इसी तरह से रहने देंगे, जब तक लौंग से धुआं निकलेगा तब तक ऐसे रहने देंगे। और जब देखेंगे कि धुआं नहीं निकल रहा है तो तुरंत जार को उठाएंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। तो ये देखिए, अभी भी इस जार में धुआं भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, कलर इसका चेंज लग रहा है। तो अभी जब मैं ढक्कन खोलूंगी तो धुआं निकलते हुए भी दिखेगा। और ये लौंग हमारा है, तो अभी लौंग पूरा नहीं जला है, सिर्फ आधा ही जला है। ऊपर के साइड में जल गया है और नीचे में देखिए अभी जला नहीं है, मतलब कि ये लौंग थोड़ा सा भुन चुका है। तो इस लौंग को भी हमें फेंकना नहीं है, इसका बहुत अच्छा यूज बताऊंगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में सभी को खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब होती रहती है। तो इसका बहुत अच्छा यूज आप कर सकती हैं। तो इसलिए अभी लौंग को नहीं फेंकिएगा। पहले इस जार का क्या करना है मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद लौंग का बताऊंगी। तो इसको करीब 1 मिनट तक ऐसे धुएं में बंद रहने देंगे। अब इसके ढक्कन को खोलेंगे तो देखिए आपको धुआं निकलते हुए दिख रहा होगा जार से, है ना। तो जार से देखिए धुआं निकल रहा है, लौंग का धुआं है। तो जार में अभी तक जो भी स्मेल आ रही थी, सारा स्मेल इस धुएं की वजह से खत्म हो गया है। और इसमें हम जो भी अचार रखेंगे वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। और जब हम लौंग जला रहे थे तो जो धुआं निकल रहा था, या जार से जो अभी धुआं निकला है, वो भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये हमारा जार रेडी हो गया है अब अचार रखने के लिए। अब इसमें आप किसी भी तरह का अचार रख सकती हैं, आपका अचार खराब नहीं होगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो इस लौंग का अब हम क्या करेंगे, तो ये लौंग देखिए जला नहीं है, बस एक साइड से थोड़ा सा जला है जिसका धुआं निकला है, और दूसरे साइड से देखिए अच्छे से भून चुका है। तो इसी तरह से सारा लौंग है, ये देखिए। तो जब हम तवे पर लौंग को भूनते हैं तो भी इसी तरह से हो जाता है। तो अगर आपके घर में किसी को खांसी आ रही है, जैसे कि सर्दी का मौसम है तो इसमें खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब होता ही है। तो अगर किसी को खांसी आ रही है तो एक लौंग लीजिए, इसका फूल निकाल दीजिए और दे दीजिए, मुंह में डाले रहें, यानी कि इस लौंग को चूसते रहें। तो इसका जो रस निकलेगा वो गले में जाएगा, जिसकी वजह से खांसी में आराम मिलता है और धीरे धीरे करके खांसी भी सही हो जाती है। तो इस लौंग को आप बिल्कुल ना फेंकिए, इस लौंग का यूज इस तरह से कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये भुना हुआ है, जला हुआ है तो इसका स्वाद खराब आएगा। वैसे भी अगर नॉर्मली खांसी किसी को आती है तो भी लौंग भून कर दिया जाता है, जिससे खांसी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट टिप है हमारी सब्जियों को लेकर। किसी किसी घर में होता है कि सब्जियां पर डे खरीदी जाती हैं और पर डे बनाकर ख़त्म कर दी जाती हैं, फिर नेक्स्ट डे खरीद कर लाई जाती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मार्केट दूर होता है, तो पूरे सप्ताह भर के लिए ही हमें सब्जियों को लेकर रखना पड़ता है। तो मेरे यहाँ से भी मार्केट काफ़ी दूर है, इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि सप्ताह भर के लिए ही सब्जियाँ और फल लेकर आ जाऊँ और फिर स्टोर करके रख लूँ। तो हरी सब्जियों को स्टोर करने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर हम इसको पॉलीथीन में स्टोर करके रखते हैं तो पॉलीथीन एक तो नुकसानदेह होती है और दूसरा उसके अंदर पानी आ जाता है, तो जिससे सब्जियों के जल्दी ख़राब होने का डर होता है। अगर आपके घर में भी एक साथ ढेर सारी सब्जियां आती हैं जिसको स्टोर करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मैं बहुत आसान टिप लाई हूँ, जिससे आप ढेर सारी सब्जियाँ एक जगह स्टोर करके रख पाएंगी और आपकी सब्जियाँ पूरे 15 से 20 दिन तक एकदम फ्रेश रहेंगी। तो इसके लिए मैं ली हूँ करेला और शिमला मिर्च, आप कोई भी हरी सब्जियां ले सकती हैं। तो इसको रखने के लिए हम यूज करेंगे पिलो कवर का।
तो ये मेरे यहाँ देखिए पिलो कवर है, इसका जो बेडशीट है वो फट चुका है, तो इस पिलो कवर का यूज मैं करूँगी सब्जियों को रखने के लिए। वैसे भी पिलो कवर का बहुत सारा यूज हो सकता है, लेकिन आज मैं यहाँ पर सब्जियाँ रखकर आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपकी सब्जियाँ पूरे 15 से 20 दिन तक फ्रेश रहेंगी और इसमें पानी भी नहीं आएगा। पानी अगर आता भी है तो पिलो कवर कॉटन का है जो पानी को सोख कर लेगा, तो आपकी सब्जियाँ बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो इस तरह से आप एक साथ जितनी भी सब्जियां चाहे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिलो कवर काफ़ी बड़ा होता है, तो अलग अलग सब्जियों को रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ्रिज में जैसा स्पेस है उसी के हिसाब से आप इसमें सब्जियां रख दीजिए। इस तरह से मैं इसमें सब्जियां रखती हूँ। अब इसका चैन बंद करेंगे और सब्जियों को इस तरह से करके सेट कर लेंगे, जिससे कि कम जगह में आ जाए। और अब इसको फिर से एक बार ऐसे, अगर पिलो कवर बड़ा है तो एक बार फिर से ऐसे लपेट देंगे और इस तरह से करके अब इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पिलो कवर, 2 पिलो कवर या फिर कॉटन वाले कुशन कवर का भी यूज कर सकती हैं। इस तरह से आपकी सब्जियां काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। कभी कभी हमें छोटे बर्तन में आटा, मैदा, बेसन, सूजी ये सब चीज़ें चालनी पड़ जाती हैं, जैसे कि पकौड़े का घोल बनाना है या फिर थोड़े से आटे की ज़रूरत है, तो हम सोचते हैं कि बड़ा बर्तन क्यों करें, छोटे बर्तन में ही इसको चाल लें। अगर छोटी सी चलनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आसानी से चाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ी चलनी है, जैसे कि ये देखिए, ये बड़ी चलनी है और जो बाउल में ली हूँ ये काफ़ी छोटा है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपका आटा बाहर ना निकले, सिर्फ बाउल में ही जाए। तो मैं यहाँ पर चावल का आटा ली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से चावल के आटे की ज़रूरत है पकौड़े बनाने के लिए। तो आप इसके बजाय गेहूं का आटा, बेसन, सूजी कुछ भी इस तरह से चाल सकती हैं। तो इस तरह से छोटे बाउल के ऊपर चलनी रख देंगे और ये जो आटा मैं ली हूँ इसके ऊपर संभाल कर ऐसे करके इस तरह से पलट देंगे। ध्यान रखेंगे कि बीच में जहाँ पर बाउल है बस उतनी ही दूर में इसको हम पलटेंगे। और अब गिलास को इस तरह से हल्का सा हिलाते हुए, जितनी दूर बाउल है बस उसके अंदर ही इसको इस तरह से हिलाएंगे, जिससे कि आटा बाहर ना जाए। तो इस तरह से बिना बाहर गिरे और बिना फैले छोटे से बाउल में और बड़ी चलनी से आटा हम चाल कर रख लिए हैं। आपको भी आटे की या बेसन की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, छोटे बाउल में आप चालना चाहती हैं, थोड़े से आटे की ज़रूरत है, तो इस तरह से चाल सकती हैं। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो दिवाली में जले हुए दिए को हम क्या करेंगे, जैसे रात में सोते समय हमारे सिंक से देखते हैं कभी कभी कॉकरोच आ जाता है। मेरे तो खैर नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर घरों में मैं देखी हूँ छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं, या फिर जूठन गिरने की वजह से कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, रात में जब भी आप किचन का सारा काम खत्म कर लीजिए, सोने जाइए, तब आप एक दिया लीजिए और सिंक के बीचों बीच में इस तरह से रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके सिंक से ना तो कॉकरोच आएंगे और ना ही कीड़े मकोड़े आएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि दिए का साइज उतना बड़ा हो जितना बड़ा आपके सिंक का ये वाला एरिया है ना, उतना बड़ा हो। अगर बहुत ज़्यादा छोटा दिया ले लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि साइड में खुला रहेगा। इसलिए थोड़ा सा बड़े साइज का दिया लीजिए, तब ये वर्क करेगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।